तो सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम जो कहानी करने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है उसने कहा था। और मुझे लगता है हिंदी साहित्य में कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसने इस कहानी को नहीं सुना हो या नहीं पढ़ा हो, क्योंकि एक तो एमए के सिलेबस में लगी हुई है और कई राज्यों की जो एससीईआरटी की बुक्स हैं उनमें भी लगी हुई है और अपने आप में बहुत अलग है। ये कहानी का जो एक सौंधापन है, पवित्रता, प्रेम का जो एक जो पवित्र प्रेम की जो महक है वो बहुत अलग है। वो आज तो देखने में बिल्कुल नहीं मिलती, उस समय की कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष नोट कर लीजिए बच्चों, ये है 1915। 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ध्यान रहेगा। और ये पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछा गया था, यूपीएचईसी के सिलेबस में। ये क्या कहते हैं, खैर हिंदी साहित्य तो लगा ही रहता है, इतिहास, कहानीकार, तो उसमें पूछा गया ये प्रश्न है, इसका प्रकाशन वर्ष, है ना। तो पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। 1915। गुलेरी जी के बच्चों तीन कहानी इनकी आई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उनको इसी से मिली थी, उसने कहा था। और निबंध भी इनके प्रसिद्ध हुए हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये सारे इन्हीं के हैं, गुलेरी जी के। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी उसने कहा था। कहानी का शीर्षक ऐसा लगता है किसने कहा था और क्या कहा था, मन में एक सवाल उठता है। तो अब देख लेते हैं किसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। तो पंजाबी खुशबू को लिए हुए है ये कहानी, पंजाब की पृष्ठभूमि पे है। तो यहाँ पे एक शहर का नाम आया है अमृतसर। अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें, ठीक है। किस लिए मरहम लगाने की बात आ रही है? जो बड़े बड़े शहरों के जो इक्के गाड़ी वाले हैं ना, वो थोड़ा रफली बात करते हैं, तो उनकी जुबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है, ठीक। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नाली से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और घोमचे और भारे वाले के जंगलों में से राह खेते हैं। समझ में आ रहा है? ये नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे जो लेखक गुलेरी जी वर्णन कर रहे हैं, वो उस समय इक्के बहुत चलते थे। कोई बैठा है इक्के में? इक्के होते हैं बच्चों, घोड़े, बाहर सामने घोड़ा लगा रहता है, उसकी नाल उसके हाथ में रहती है, जो सवारी करवाता है, जो उसको चलाता है, और पीछे लकड़ी का बैठने का वो बना रहता है। तो पहले समय में यही जो साधन रहते, सवारी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो उन्हीं की बात हो रही है। जैसे आज के समय में आप उदाहरण ले लो, कार इत्यादि हैं, ऑटो वाले हैं, तो नाक की सीध में चले जाते हैं, कौन गिर रहा है, कौन पड़ रहा है, कहीं भी ब्रेक लगाते हैं। तो बड़े बड़े शहरों वालों के इक्के वालों को यहाँ पे वो इस तरह से बता रहे हैं। और अमृतसर की बात अलग है। अमृतसर की तंग गलियों की इन्होंने यहाँ पे क्या कहना चाहिए, इसका वर्णन किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अमृतसर के तांगे इक्के वाले क्या बोलते हैं? बचो खालसा जी, हटो भाई, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, इत्यादि। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचना वाली के ये नमूने हैं। कैसे कहते हैं, कोई अगर बुढ़िया बार बार पीछे से कहने पे भी रास्ता नहीं छोड़ती है, तो क्या बोलते हैं ये? हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। पंजाबी भाषा है, समझ में आ रही होगी। कर्मों वाली हट जाओ, अपने बच्चों की प्यारी हट जाओ, हैं, लंबी उम्र जीने वाली हट जाओ। समष्टि में इनके अर्थ हैं, यहाँ अर्थ भी दे दी है। तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है,
तू क्यों मेरे पहिए के सामने आना चाहती है, बच जा। समझ में आ गया। अब ये वहाँ के तांगे इक्के वालों के बारे में इन्होंने यहाँ बताया है। अब आगे देखते हैं। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। सिखों के रहते ना बाल लंबे होते हैं, तो लड़के के बाल लंबे थे और इसके ढीले से वो लगे हुए थे, कहना चाहिए सुथने कह सकते हो, रिबन जैसा कुछ होता होगा, मुझे ढीले सुथने, ढीला ढाला पहनावा होगा, हो सकता है। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था। तो क्यों दुकान पे आया था वो? अपने मामा के लिए दही लेने आया था, सिर धोने के लिए, और यह रसोई के लिए बड़ियाँ लेने आई थी जो लड़की आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना न हटता था। दुकानदार जो था, एक परदेसी उसकी दुकान पे आया हुआ था, उससे भिड़ा हुआ था, मतलब उससे बहस कर रहा था। वो वो किस चीज़ पे? शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिन रहा था। अब ये आपस में बात कर रहे हैं। तेरे घर कहाँ हैं? लड़के लड़की जो आए हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। बच्चे हैं। मगरे में। और तेरे माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में। ये जगह के नाम नोट कर लेना बच्चों। मगरे में रहता है और माझे में ये रहती है, और अतर सिंह उसके मामा हैं, और जो लड़के के मामा, इनका घर है गुरु बाजार में है। जगह का नाम नोट कर लेना। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। याद रखना क्या क्या लेने आए हैं ये लोग। लड़की बड़ी लेने आई है और लड़का दही लेने आया है अपने मामा के बालों के लिए। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? ये बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है बच्चों, यही इस कहानी का एक कहना चाहिए ऐसा वो है कि यही इनके बीच में पहला संवाद है, समझ लो एक तरह से। अभी तो केवल बातचीत हुई थी, पूछा था कहाँ रहते हैं, अभी अब मुद्दे की बात पे उतर आया बच्चा। तेरी कुड़माई हो गई अर्थात तेरी सगाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कह दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। एक दिन उसने बता दिया लड़की ने कि कुड़माई हो गई। कब? कल। देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। उसने दिखा दिया कि देखो मेरी कुड़माई हो गई है। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में अब उसका मूड खराब हो गया था। एक लड़के को उसने मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ढेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। अब ये बचपन में इसका दिल एकदम टूट गया जब उसे पता चला जिसको पसंद कर रहा है उसकी कुड़माई हो गई है करके। चल अब दूसरा अध्याय समझ लो, शुरू होता है कहानी का। ये बचपन का सीन था और ये कहानी इस मामले में भी विशेष है बच्चों कि हिंदी की ये पहली कहानी है जो पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। इस तरह से भी प्रश्न इस पे बनता है, अर्थात फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। अब वर्तमान में क्या हो रहा था यहाँ पे। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह से बर्फ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कूनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। तो ये प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है बच्चों। अब ये यहाँ पे युद्ध का दृश्य है। लहना सिंह और 3 दिन है। लहना सिंह इसका मुख्य, जो बच्चा अभी हमने देखा ना जो पूछ रहा था तेरी कुड़माई हो गई, यही लहना सिंह है। अभी बड़े हो गए हैं, फौज में आ गए हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा हरा घास है और फल और दूध की वर्षा कर देती है।
लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये आपस में बात कर रहे हैं कि 3 दिन और हैं और उसके बाद इनको रिलीफ हो जाएगी, छुट्टी मिलेगी। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़, ये बच्चों ये आ चुका है, ये जो कथन है एक बार परीक्षा में आ चुका है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहिब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो। ये इनका जो युद्ध हो रहा है जर्मनों के उससे हो रहा है, जर्मनों की सेना है उधर। और ये इसका अर्थ समझ लो, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। एक तरह का मुहावरा है, ये मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है। मतलब घोड़े को ना बार बार उसको उसका मालिक ना उसके पीठ पे हाथ फेरता है, अगर ना फेरे तो घोड़ा बेलगाम हो जाता है और सिपाही को अगर युद्ध करने को ना मिले तो वो बेकार हो जाता है। ये यहाँ पे मुहावरे रूप में आई है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। आगे देखते हैं। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। ये दूसरा कैरेक्टर नोट कर लो, सूबेदार हजारा सिंह। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, एक हमला हो जाए, आक्रमण हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। एक वजीरा सिंह है एक, ठीक है। हजारा सिंह हो गया, लहना सिंह तो मेन किरदार है ही, हजारा सिंह और ये वजीरा सिंह वो बाल्टियां मतलब कि खाई का पानी बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। ये प्रश्न भी आया था, अभी मैंने जो रिवीजन वाले क्वेश्चंस कराए थे उसमें भी ये था कि विदूषक कौन था। विदूषक होता है बच्चों जो हंसाने का काम करता है। अब सिपाहियों के मनोरंजन के लिए तो वहाँ कुछ ऐसा था नहीं, मोबाइल तो उस समय होते नहीं थे, तो एक विदूषक रहता था जो अपनी हरकतों से सबको हंसाने का काम करता था। तो ये कौन है? विदूषक का नाम है इसमें वजीरा सिंह। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। ये वाला कथन भी आ गया है, मैं पौधा नहीं है, ये पाधा ही है, मैं पाधा बन गया हूँ। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा, फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में? ये आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, मतलब यहाँ के लोगों को शर्म नहीं, अपने देश की जो है संस्कारी होती हैं। देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझाती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजार करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुमने मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये पंक्ति भी आई हुई है। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मतलब मेरी चिंता मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मेरे जर्मनी और तुर्क, हाँ भाइयों, कैसे? अब ये पंक्ति आई हैं। दिल्ली शहर ते पिशोर नु जान दिए, कर लेना लौंगा द पपार मड़िए, कर लेना ना देना सौदा अड़िए, ओए लाड़ा चटाका कदुए नु, कद्दू बढ़ाया वे मजेदार गोरिए, हुण लाड़ा चटाका कदुए नु।
कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। देखो, थोड़े से ये हंसी मजाक कर लिया, हंसी चुटकुला सुना लिया, हंसी वाला गीत गा लिया और ये फ्रेश हो गए। अब ये तीसरा अंक है, इसमें अंक भी नोट करते चलो। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। देखो, रात सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह क्या है, बिस्कुट के जो टीन थे उस पे अपने दोनों कंबल बिछा दिए हैं और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सोया हुआ है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करा, ये तबीयत इसकी ठीक नहीं बोधा सिंह की, तो इसको आराम दे रहे हैं। क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो, लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। देखो, इतनी ठंड में उसको बचाने के लिए उसको अपनी जर्सी दे रहा है और उससे कह रहा है कि मेरे पास सिगड़ी है, अंगीठी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही हैं मैमें। गुरु उनका भला करें, यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं झूठ? यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, कोई जर्सी नहीं आई थी, उसको वो पहनता नहीं करके उसने झूठ बोल के उसको अपनी जर्सी पहना दी थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाकर उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। अब सूबेदार जी इनको हुक्म दे रहे हैं, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे टोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। तो ये यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो सूबेदार है, जो हुक्म दे रहा है, वो बोधा का बाप है। बोधा की तबीयत ठीक नहीं तो उसको रुकने का इशारा कर रहा है। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। है ना, अब सिपाही है, उसको समझ में आ गया कुछ दाल में काला है। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक ही दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। ये दुश्मन के फौज से आए हैं। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लहना सिंह अपना शक वो पुख्ता करने के लिए पूछ रहा है। लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे? हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान समा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था न? आपने कहा था रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अब उसे पता चल गया कि उसके सूबेदार नहीं है, ये कोई दुश्मन पार्टी का है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह।
हाँ क्यों लहना, क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है, लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए, उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू। मुझे पीने को सिगरेट दिया है। मतलब अब बता रहा है कि इसको शक क्यों हुआ। लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए और उन्हीं की वर्दी पहनकर ये जर्मन सिपाही कोई यहाँ पे आ गया है। तो अब मारे गए, धोखा है, सूबेदार हो रहा, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ लगाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे, क्योंकि पलटन को तो भेज दिया था ना। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। नकली लप्टन साहब बन के आए ना, अब उनकी खबर लेने गया। उन्होंने आदेश दे दिया था ना कि सेना लेके उधर चले जाओ, खाई की तरफ, वहाँ पे छुपे हुए हैं और यहाँ पे 10 लोग रुक जाओ। तो वो इन लोगों को मारने की तरकीब में था, लेकिन यहाँ पे लहना सिंह ने उसको पहचान लिया है। पर यहाँ तो तुम 8 हैं, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। कह गए ना 1.25 लाख थे एक लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं और लहना सिंह ऑर्डर दे रहा है, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, जो नकली लप्टन है। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा, बाहर की तरफ जाकर दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कूहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉट कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। इस पे विजय पाली लहना सिंह ने। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। देखो, सिख लोग सिगरेट नहीं पीते, लेकिन सिगरेट ऑफर कर रहा था ना। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लप्टन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है। माझे शहर जिस जगह रहता था उसका नाम है। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आएंगे तो गौहत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी और गांव से बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में पैर रखा तो। अब उसकी जेब की तलाशी नहीं ली थी ना, और ये बात में लग गया है। अब देखो, साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जाग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। इधर लहना ने भी उन पे फायर कर दिया और वो उसी समय क्या कहना चाहिए, स्वर्ग सिधार गए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के नीचे दोनों तरफ पट्टियां, उसकी जांघ में लग गई थी गोली, उसने अपना साफा जो सिर में लगाते हैं उसको फाड़ा और दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70।
अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के रंग संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। वो लोग इतनी संख्या में ज्यादा थे, तब भी इन लोगों ने उन पे विजय पा ली। अकाल पुरुष, एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरुदी जी की फतेह, वाह गुरु जी का खालसा। सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करहा रहे थे। खेत रहना हार जाना, या कहना चाहिए मर जाना, उसमें युद्ध में मर जाना, या करहा रहे थे। फिर से बता देती हूँ, दोनों तरफ से इन पे बौछारें हो रही थी, जर्मनों को घेर लिया था। पीछे से कौन थे? पीछे से थे सूबेदार जी कह सकते हो, और आगे से लहना सिंह की वो थे, जो 7-8 लोग थे। इसके इधर से फायर पे फायर हो रहे थे, और जैसे चक्की के बीच में फंस गए हों जर्मन लोग, ऐसे 2 पाटों के बीच में आ गए थे। और पीछे से देखा सूबेदार के जवान आग बरसा रहे थे और सामने लहना सिंह के साथी। अब एक किलकारी और जो जैनात सुनाई दी, अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरु जी की, वाह गुरु दी फतेह, और वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। लड़ाई खत्म हो गई। सिखों में 15 के प्राण गए, ये इनके 15 सिपाही मारे गए और उनके जर्मनों के 63। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी, उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया। मिट्टी लगा देते हैं घाव में, उसने भी अपनी घाव में मिट्टी लगा ली और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना को दूसरा घाव भारी लगा है, जो गोली का घाव था। उसने किसी को बताया नहीं। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शयी नामक सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसी वाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ने होता तो आज सब मारे जाते। सूबेदार जो उसकी बुद्धि की सराहना कर रहे हैं लहना सिंह की, क्योंकि लहना सिंह को ही शक हुआ कि उनकी पलटन में वो घुस आया है जर्मन। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। बेचारा अपना रुक गया और उनको सूबेदार को भेज दिया और उसके बेटे को, बोधा सिंह को, उसको ज्वर था क्योंकि, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह है मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ये जो उसने कहा था, वही सूबेदारनी बच्ची जो है अब सूबेदारनी बन गई है। होरा नाम उसका, होरा, लहना सिंह और होरा। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था, पूछ रहे हैं। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है, मतलब लहू से भीग गया है। अब 5वें नंबर का अंक आ गया है। मृत्यु से ये बच्चे, ये वाली पंक्ति भी आई हुई है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है इसकी। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं और सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब ये मरते समय बचपन की याद कर रहा है, फिर से देखो पुरानी स्मृति आ गई है। लहना सिंह 12 वर्ष का है।
अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। याद रखना बच्चों, ये लहना सिंह 12 वर्ष का है और लड़की 8 वर्ष की है। उम्र भी पूछी जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ पता नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। वजीरा सिंह पानी पिला दे अब वर्तमान में है, फिर से याद कर रहा है। 25 वर्ष बीत गए, ये 12 वर्ष का था, अब 25 वर्ष और ऐड कर लो। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। ये भी पूछा जाता है कि किस में जमादार था, तो याद रखना नंबर 77 राइफल्स में था। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। जब रेजिमेंट के अफसर की उसको मतलब अपने घर गया तो वहाँ पे उसको चिट्ठी मिली कि फौज जो है युद्ध के लिए निकल रही है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना। 25 साल बाद, 25 साल में कोई बातचीत नहीं हुई, वो भूल भी गया उस बात को। तब तक ये हजारा सिंह जी की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह उनका बेटा वो भी जाएंगे फौज वहाँ लाम पर, तो लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया, बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना चाहा, आशीष सुनी, लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? वो सूबेदारनी उससे पूछ रही मुझे पहचाना? ये कहता नहीं। तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में, बता रही है सूबेदारनी। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। फिर से उसे याद आ रहा है, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। तो सूबेदारनी के टोटल 5 बेटे हुए थे, जो एक ही जीता है, जो बीमार है, वो भी 1 साल हुआ उसको फौज में भर्ती हुए। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। बार बार इसको यही याद आ रहा है, उसने कहा था। तो अब आपको पता चल गया, ये राज से पर्दा उड़ गया। उसने, किसने और क्या कहा था? उसने कहा था, सूबेदारनी ने कहा था, होरा जो है, और क्या कहा था कि उसके पति और बच्चों के प्राण बचाना, जैसे बचपन में तुमने मेरे बचाए थे। ये है। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। देखो ये कह रहा था ना मैं वहाँ जाके मरूंगा कीरत सिंह के, उसको वही दिखाई दे रहा है। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब ये हाड़ में यह आम खूब फलेगा। अपने खेतों की याद आ रही है उसको। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। उसके मरने की खबर आ गई। याद रखना, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची में इसका नाम आया था। मैदान में घावों से मरा 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो ये थी कहानी बच्चों, उसने कहा था।
आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैं पूरी आशा करती हूँ, क्योंकि मैं तो डूब के पढ़ती हूँ बेटा। मैं खुद, मेरी खुद आंखों में आंसू आ गए लहना सिंह को, उसके अंतिम समय को देख के, जैसे वजीरा सिंह रो रहा था। चलिए आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल की क्लास में ये कहानी ईदगाह पड़ेगी। अब मुश्किल से 4 कहानियाँ और बची हैं, और कल भले सैटरडे है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसी टाइम कल की क्लास भी लूँ। इसी टाइम लूँगी, या थोड़ा सा भले लेट हो जाएगा, लेकिन लूँगी ज़रूर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। बाय बाय।